अस्सलाम वालेकुम। हम अगेन आपके साथ हैं ट्रैवल लॉग्स विद डॉक्टर साइमा। हम बहुत सारे लोगों से जैसे मैं मिल रही हूँ और साथ साथ आप लोगों की भी मुलाकात करवा रही हूँ। आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो बहुत एक मशहूर साइकेट्रिस्ट हैं। आपको पता है साइकोलॉजी और साइकेट्री की हमेशा साथ साथ चलती भी है, बनती भी है, और बनना ज़रूरी बहुत है, क्योंकि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के बगैर चीज़ें मुमकिन नहीं है। अगर आपको कोई भी किसी किस्म की मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम का मतलब ये कि आपको डिप्रेशन है, शिज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, ये छोटी सी डिस्टर्बेंस है, तो आपको दोनों की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। आज हम उन्हें बुलाएंगे और इस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। साथ साथ हम उनकी पर्सनल लाइफ में देखेंगे कि एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट अपनी ज़िंदगी में किस तरह से जब प्रॉब्लम्स आती हैं उनको डील करता है, चैलेंजेस आते हैं। हम सारे के सारे ह्यूमन बीइंग हैं। ये नहीं होता कि कोई डॉक्टर और उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम तो आनी है, लेकिन होता ये है कि डील करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। तो आज हम उनसे सीखेंगे कि उनका तरीका क्या है। तो हम बुलाते हैं डॉक्टर एहसानुल हक चिश्ती साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। आप? बहुत शुक्रिया, मैं दिल से बहुत शुक्रिया कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रस्मन कह रही हूँ कि आप इतने टाइम से निकाल के हमारे पास आए, और मैं चाहती हूँ कि आज हम थोड़ा सा लोगों को बता सकें, ऑडियंस को, कि साइकेट्री और साइकोलॉजी कैसे टुगेदर है और किस तरह से लोग जो मेंटल हेल्थ स्टिग्मा है उसमें हम कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा डिलेमा है, आपको तो अंदाज़ा है। तो डॉक्टर साहब मैं स्टार्ट इसे करूँगी, थोड़ा सा अपने पर्सनल बताएं, अपनी एजुकेशन के बारे में, फिर हम आगे चलेंगे। पहला सवाल जो आपका है साइकेट्री और साइकोलॉजी, देखें इंसान तो इमोशंस से बना है, और जब आपके इमोशंस में कोई डिस्टर्बेंस आती है तो आपके बिहेवियर सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसमें फिर आपको काउंसलिंग भी चाहिए, आपको वो रूट कोर्स ढूंढने के लिए साइकोलॉजिस्ट की मदद चाहिए। साइकेट्रिस्ट तो उसको फॉर द टाइम बीइंग विद मेडिसिन रेक्टिफाई कर देता है, लेकिन प्रिवेंशन के लिए और उसके कॉजेज़ को रूल आउट करने के लिए, ताकि दोबारा ना आगे आए वो मसला, तो हमें हमेशा साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो बाकी मैं जब साइकेट्रिस्ट के सफ़र पे था तो मैंने MBBS तो किया था इधर से किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद एक किंग्स कॉलेज लंदन की वो थी, उन्होंने शुरू की एक सीरीज़ डिप्लोमास की, तो उसमें हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस का किंग्स कॉलेज लंदन से किया। उसके 2 पार्ट्स थे, फिर वो क्लियर करके फिर मैं फाउंटेन हाउस उस वक्त बहुत, अभी भी खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस वक्त तो दैट वाज द ओनली इंस्टीट्यूशन। तो उसमें मेरे जो मेंटर थे डॉक्टर हारून रशीद चौधरी, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे समझ लें इंस्पायर किया कि जी ह्यूमैनिटी और चैरिटी के लिए आपको फाउंटेन हाउस से अच्छी जगह नहीं मिलेगी। तो फिर मैंने डिसाइड करके तो फाउंटेन हाउस 1999 में मैंने एज ए कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट मैंने फिर वो ज्वाइन कर लिया। वहाँ फिर मैं सर्विसेज देता रहा कि, और बिलाशुबा वहाँ मैं जब काम शुरू कर चुका तो इन द बिगनिंग आई वाज द ओनली साइकेट्रिस्ट देयर, और कोई 200 और मोर पेशेंट्स आई यूज्ड टू केटर अलोन, और इंडोर पेशेंट्स और सीरियस साइकेट्रिक इलनेसेस के साथ, अदर देन ए वेरी बिजी OPD। देन फिर वो चलता रहा सिलसिला, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत अल्लाह ने बरकत डाली है, और बड़ा मैं फिर इधर उधर देखा ही कम मैंने और अपॉर्चुनिटीज़ भी देखनी छोड़ दी, क्योंकि जब आपको अपने काम में मज़ा आने लग जाए तो फिर आपका काम असल में रिवार्डिंग हो जाता है। तो फिर मैंने वहाँ कोई 13 ईयर्स मैंने वहाँ सर्व किया। अनलकीली वो भी चले गए दुनिया से, और फिर उसके बाद मैं कोई 1 आधे साल बाद फिर मैं भी वहाँ से निकल आया। सिलसिला चल रहा है वो, क्योंकि चैरिटी तो स्टॉप नहीं होती, तो बंदे बदलते रहते हैं, इंस्टीट्यूशंस तो चलते रहते हैं। मीनवाइल मैंने वहाँ DCP भी किया था, एक छोटा सा और रिफ्रेशर कोर्स था आयरलैंड से, वो भी किया मैंने जाके। तो क्योंकि जो साइकेट्री जो मैं देखा है मैंने कि वो कॉन्टिन्यूम ऑफ एजुकेशन है। जी बिल्कुल। और अगर आप
डिग्रीज के अलावा भी उससे आउट हो जाते हैं तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं। जी बिल्कुल। तो डिग्री तो बेसिकली आपका एक क्राइटेरिया है कि नाउ यू कैन प्रैक्टिस जी। लेकिन आगे तो आप जितना जितना ह्यूमंस के साथ स्टडी में चले जाते हैं, ज़िंदगी को जितना स्टडी करते हैं, पुराने नॉलेज को जितना अपडेट रखते हैं तो आप उतना सक्सेसफुल होते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, जैसे साइकेट्री और साइकोलॉजी साथ साथ चलते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिकेशन पे हैं उनके लिए डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि बात ये होती है कि मेडिसिन जो होती है वो वक्ती तौर पे चीज़ों को स्टॉप करती है। ज़ाहिर है डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन करने हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी हैं, एट दैट टाइम आप मेडिकेशन लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपको काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। और हम लोग यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये हुआ है क्योंकि बहुत देर से साइकेट्री को माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने क्योंकि एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से पढ़ा, इन्होंने साइकेट्री को अहमियत दी। बहुत सारे लोग साइकेट्री में जाते नहीं हैं और फिर इस फील्ड को इतना इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती है। पूरे का पूरा हमारा माशरा, पूरा का पूरा कल्चर जो है वो मेंटल हेल्थ स्टिग्मा में है। नॉट ओनली सिर्फ ये वो लोग जिनको पता नहीं है, इसके साथ साथ वो लोग भी जो एजुकेशन में है। बहुत सारे लोग साइकेट्री में नहीं जाते, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कितने लोगों को, अब ही इज़ अ वेरी यंग मैन और ये प्रॉब्लम सदियों से चलती आई हैं, लेकिन ये कितने लोगों को डील कर रहे थे। यही जो हमारा अलमिया हमारे पाकिस्तान में है कि इस चीज़ को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते। अब जब अवेयरनेस कुछ आ रही है, टीवी पे टॉक शोज़ पे आती है बात, लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो रही है, उससे ये हो रहा है कि लोग जाते तो हैं लेकिन अभी भी चूँकि हमारी वन पिल जो पिल सोसाइटी है ना, वो चाहते हैं पिल्स, और मुझे लगता है कि वो पुश करते हैं कि हमें कोई दवाई दी जाए। जब तक दवाई ना दी जाए उनको लगता है कि डॉक्टर ने तो कोई काम नहीं किया, ये बैठा, और हमें चाहिए मैं बेटर फील कर रहा हूँ, मैं बेटर फील कर रहा हूँ। अभी पिछले दिनों मेरी किसी से बात हो रही थी तो शी वॉज प्रेगनेंट और साथ साथ वो एंटी डिप्रेसेंट ले रही थी, बहुत ज़्यादा मेडिकेशन ले रही थी। मैंने उनको रोका तो उनको अच्छा नहीं लगा उस वक्त ना, क्योंकि वो कहती हैं जी मेरे हमसाए कह रहे थे, बाकी लोग कह रहे थे कि जी वो जो ये दवाई से बड़ा इफेक्ट होता है। एक दफ़ा बड़ी मज़े की बात हुई, मैं किसी जगह बैठी हुई थी तो वहाँ पे किसी ने लाके मुझे दवाइयाँ दिखाई। जी ये दवाइयाँ थी, जी आपने कहाँ से ली हैं? जी मेरी जो कज़न है उसको इससे फ़ायदा हुआ था और उसकी फुफ्फी को इससे फ़ायदा हुआ था। ज़ाहिर है वो आगे फिर चलते चलते, और किसी डॉक्टर को भी बीच में नहीं है। जब भी आप मेडिकेशन की बात करें, एक तो अपने साइकेट्रिस्ट को पुश नहीं करें इस बात के लिए, और हर चीज़ को एक टाइम लगता है, एक प्रोसेस लगता है। उस प्रोसेस से जब साइकोलॉजिस्ट आपको साथ साथ लेके चलते हैं तो आपकी हेल्प होती है। और जैसे डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह ह्यूमैनिटी के लिए काम किया, फाउंटेन हाउस के लिए काम किया, जो इनका दिल है, हम उनके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका दिल इतना ज़्यादा पैसे की तरफ क्यों नहीं गया, क्यों आपने चूज़ किया कि मैंने ह्यूमैनिटेरियन वर्क करना है? क्योंकि आप तो बादशाह थे ना, अकेले, बहुत कम साइकेट्रिस्ट थे उस वक्त। मैं समझता हूँ पैसा, इज्जत, ये बाई प्रोडक्ट है चैरिटी के। अगर आपका कॉज अच्छा है, आपकी नीयत अच्छी है, पैसा देखें आना ही आना है जी। आप अच्छी नीयत से कोई भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अल्लाह क्या आपको छोड़ देगा? वो आपकी ज़रूरियात भी पूरी करेगा और आपको रिवार्ड भी देगा। चैरिटी में अभी भी मेरा इतना बिलीव है, मैं आलमोस्ट 200 पेशेंट ए वीक फ्री देखता हूँ माशाल्लाह। अभी भी मैं 2 जगह जो है ना वो चैरिटी करता हूँ 2 days ए वीक माशाल्लाह। और सिर्फ इसीलिए करता हूँ कि इसी चैरिटी से मुझे सारे अल्लाह ने समरात दिए। तो ये नहीं कि पैसा ज़रूरत नहीं होती, पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, इसने आना ही है। आप मेहनत कर रहे हैं, आप नेक नीति से आगे चल रहे हैं। शाम को मैं क्लिनिक करता हूँ, वहाँ मैं पैसे भी लेता हूँ, तो अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो डरते डरते बस सफ़र पूरा कर रहे हैं कि कुछ गलती ना हो जाए, किसी का भला हो जाए। और मैंने इसको प्रेफरेंस इसलिए दी, जो आप कह रहे हो सिर्फ पैसे के लिए, तो सिर्फ पैसा आपको खुशी नहीं देता। पैसा आपकी बहुत सी ज़रूरतें पूरी कर देगा, आपका लाइफस्टाइल कंफर्टेबल कर देगा, लेकिन जो एक खुशी है वो बहुत सी चीज़ों से मिल के बनती है। उसमें आपकी सोल की सेटिस्फेक्शन है, आपका जो मोटिव है दुनिया में आने का, अगर आप वो उस पर कार फरमाएँ, फिर आपकी ज़रूरियात भी बासानी पैसे से पूरी हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें एग्रीगेट बन के खुशी बनती हैं। अगर आप किसी सिर्फ पैसे वाले आप देख लें, आपकी प्रैक्टिस में आते होंगे, मेरे भी आते हैं, पैसे का शुमार को नहीं है, लेकिन अंदर कोई तमानियत नहीं है जी, कोई कंटेंटमेंट नहीं है बिल्कुल। और उनके अंदर की तन्हाई इतनी खौफनाक है कि वो उसको दूर करने के लिए फिर वो नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उससे भी दूर नहीं होती बिल्कुल। तन्हाई तो अंदर है ना जी बिल्कुल बिल्कुल। और तो उसको भरने के लिए आपको बड़ी पॉजिटिव चीज़ें अंदर
रखनी पड़ती हैं, और उसमें मेरा ख्याल है सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी जो है नेक नीति से, वो सबसे बड़ा एक सोर्स है आपको खुशी देने का, आपको इत्मीनान देने का। और अगर आपकी ज़िंदगी में ये किसी भी सूरत में मौजूद है, खा बिजनेसमैन है, साइकियाट्रिस्ट है या कोई भी है, अगर वो लोगों को सर्व कर रहा है समहाउ और द अदर, तो उसमें इत्मीनान अल्लाह पाक देते जाएंगे। देखें कैसे आपको इस चीज़ का प्रूफ मिला है कि जब इंसान दूसरों के लिए काम करता है, अल्लाह ताला कहता है मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हें दूंगा। बहुत सारे उस वक्त लोग क्वेश्चन पूछते थे कि अल्लाह को क्या ज़रूरत है, तो अल्लाह ताला कहता है कि इस दुनिया में पैदा किया है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के काम करने के लिए। डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात की है कि ये जो पैसा है ना, ये आउट प्रोडक्ट है। आप अच्छा काम शुरू करने चलें, लोग आपको मिलेंगे, चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन साथ साथ आपकी ग्रोथ होती जाएगी। और जो दिल का सुकून है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलियनेयर्स ज़ाहिर है, डॉक्टर साहब ने भी जैसे बात की, हमारे पास आते हैं, बात करते हैं, उनके दिल का जो खालीपन होता है उसकी तकलीफ़ को आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। स्पेशली वो लोग जिनके दिलों में सुकून है, उनके पास पैसा कम है लेकिन दिलों में सुकून है। उनको अंदाज़ा भी नहीं कि जिनके पास बहुत बड़ी गाड़ियाँ हैं, घर हैं, बहुत सारी जायदादें हैं, इसके बावजूद सुकून नहीं है। अभी एक पिछले दिनों एक मेरी पेशेंट थी, तो वो जाती हैं बहुत दूर दूर डिफरेंट कंट्रीज़ में, इवन कि उन्होंने मैनीक्योर पेडिक्योर करवाना था तो लंदन जाती हैं वो करवाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो अब उनके वालिदैन मुझसे मिन्नत करते हैं कि हमारी बेटी को वो खुशी मिल जाए, वो कंटेंटमेंट मिल जाए, वो सुकून आ जाए। लेकिन सुकून जो है वो अल्लाह ताला ने डिसाइड कर दिया है कि तब तक नहीं मिलना जब तक तुमने मेरे साथ एक गठजोड़ नहीं करना, मेरे साथ ताल्लुकात सही नहीं करते। अल्लाह के साथ ताल्लुकात करने का सबसे जो बेसिक चीज़ है वो यह है टू सर्व द अदर पीपल। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी भी बताया है कि देखें, आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम, कि बल्कि बहुत सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट की हैं डॉक्टर साहब को देखते हुए कि डॉक्टर साहब किस तरीके के साथ इन्होंने अगेन इतने बड़े मेडिकल कॉलेज से किया, फिर उस वक्त इनकी मांग कितनी थी, इनके पास कितना चांसेस थे, लेकिन इन्होंने साथ साथ रखा और अल्लाह ताला ने इनको आउटकम उसका दिया है। हर चीज़ अल्लाह ताला ने दिया, उसके साथ साथ इनको सुकून दिया है। डॉक्टर साहब एक पोइट भी हैं, मैंने इनकी पोइट्री का मुझे इत्तफाक हुआ पढ़ने का और बड़ी खूबसूरत है। तो डॉक्टर साहब मैंने कभी आपसे पूछा नहीं है, आप काइंडली बताएंगे कि कैसे एक साइकियाट्रिस्ट एक पोइट कैसे बन गया? देखिए, साइकियाट्री भी तो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इमोशंस को स्टडी करने का नाम है। साइकोलॉजी में भी आप उनकी जो फीलिंग्स हैं उसको अंडरस्टैंड करते हुए उसमें पॉजिटिविटी लाते हैं। तो जब आप इतना बारीकी में किसी इंसान को देख रहे होते हैं और अपने आप को स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसमें जो बड़े रिफाइंड इमोशंस हैं वो आपको सरफेस पे तैरते मिल जाते हैं। उनको अगर आप किसी तरतीब में लिख दें तो पोइट्री हो जाती है। बिल्कुल परफेक्ट। तो आप नसर भी लिख सकते हैं, आम पोइट्री भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि थोड़ा सा मैं शुरू से पढ़ता रहता था, पोइट्री मेरा थोड़ा सा रुझान था, तो मुझे जब फिर इस तरह के कभी भी रिफाइंड इमोशंस काफ़ी ओवरवेल्म होते थे तो मैं उनको किसी ना किसी तरह थोड़ा बांध के लिख लेता था। पोइट्री में सिर्फ लिखने के लिए मैंने कभी नहीं की, कभी बहुत खुद ही वारद हो जाए तो हो जाए, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल पोइट तो हूँ नहीं, सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए लिखता हूँ। और जब कभी कोई बात ऐसी मुझे खूबसूरत लगे तो उसको बांध के रख देता हूँ। कोई एक शेर आप हमारे साथ शेयर करेंगे जो आपका फेवरेट हो? अब तो तुम याद ही नहीं आते, अब तो तुम याद ही नहीं आते, अब मुझे याद हो गए हो तुम। वाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म की बात है। डॉक्टर साहब, इससे कुछ और भी हमें क्वेश्चन निकलते हैं जो मैं आपसे पूछूंगी ज़रूर, और आप इसमें पॉज भी ना दीजिएगा और पास भी ना कीजिएगा। आपको कभी ज़िंदगी में क्रश हुआ, मोहब्बत हुई? ज़िंदगी तो मोहब्बत के अलावा है ही कुछ नहीं है, और आप मोहब्बत के अलावा अगर ज़िंदगी को साइड पे रख के देखें तो इसमें कुछ भी नहीं है। आप एक मोनोटोनस रोबोट हैं। तो जिस बंदे में भी फीलिंग्स हैं, उसमें इमोशंस हैं, उसमें मोहब्बत भी है। नफ़रत से हमें वैसे मना कर दिया अल्लाह पाक ने, तो मोहब्बत ही मोहब्बत रह जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मोहब्बत तो बेशुमार दफ़ा हुई है। अच्छा, दैट्स ब्यूटीफुल। डॉक्टर साहब, बड़ा ऑनेस्ट आपने आंसर दिया, थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपके पास कुछ लोग आते होंगे, पेशेंट आते होंगे जो खुद मोटिवेटेड नहीं होते हैं, जो खुद चेंज नहीं होना चाहते हैं, किसी ने फादर ले आया, किसी की माँ ले आई, या किसी ने पुश कर दिया या वक्ती तौर पे आ जाए, उनके साथ आप डील कैसे करते हैं ऐसे लोगों के साथ? उसमें देखें, कुछ तो हमारी बीमारियां ऐसी हैं ना जिनमें अवेयरनेस होती नहीं है। लाइक अगर
कोई थोड़ी सी एक्सट्रीम स्टेज है बाइपोलर डिसऑर्डर में, मैनिक एपिसोड है, उसमें तो इंसाइट होती नहीं है। हमारी बुक्स सारी बता रही हैं, पूरी दुनिया में ही जब बंदा मैनिक होता है तो अपने आप को बीमार नहीं मानता। इसी तरह अगर स्किज़ोफ्रेनिक है और उसमें भी सिम्टम ज़रा सीवियर हैं तो उसमें भी इंसाइट नहीं होगी, इसीलिए ये बीमारियां बहुत मुश्किल हैं ट्रीट करना। तो साइकोटिक पेशेंट्स जब हो जाता है उसमें इंसाइट नहीं होती, उसको ट्रीट करना एक चैलेंज बन जाता है। उसको फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके कायल भी साथ साथ करते जाते हैं, और थोड़ा फैमिली सपोर्ट क्योंकि हमारे कल्चर में मौजूद है, तो फैमिली के हवाले से कोई ना कोई फैमिली वाला स्टिल उसके करीब होता है जिसके वो इन्फ्लुएंस में होता है, उसको यूज़ करते हैं, किसी दोस्त को यूज़ करते हैं। सपोर्ट सिस्टम में ऐसे बंदे ढूंढते हैं जिनके कहने पे कम से कम वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर ले। कुछ अर्सा जब फिर वो दवाई खा लेता है, उसके साथ सीटिंग्स हो जाती हैं, साइकोलॉजिस्ट उसको आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ कराते हैं कि रियलिटी ये है, रियलिटी टेस्टिंग में ले जाते हैं। उसके बाद फिर वो उसमें पार्शल इंसाइट डेवलप हो जाती कि जो मेरे सिम्टम थे, जो मेरे यकीन थे वो बीमारी का नतीजा थे, वो सही नहीं थे, फलां मेरे ख़िलाफ़ नहीं है, मुझे जो आवाज़ आ रही थी वो सिर्फ मुझे आ रही थी, लोगों को नहीं आ रही थी। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें इंसाइट आती जाती। ये चंद एक बीमारियों में प्रॉब्लम होता है। बाकी जो लोग हैं और अगर कोई डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, उसको कायल करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक स्टिग्मा या एक लेबलिंग के डर से नहीं मान रहा होता ना। जब उसको उस फियर से निकाला जाता है, उसको बताया जाता है कि जी बाकी बीमारियों की तरह एक प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर शुगर की तरह तुम्हें अगर एक मसला हो गया है तो उसको ठीक करो, और उसके बाद ये चीज़ों का ख्याल रखो, काउंसलिंग करवाओ, अपनी ज़िंदगी में जो स्ट्रेसेस हैं उनको मैनेज करो। लेकिन दवाई बड़ा अच्छा टाइम आउट देती है, एक दफ़ा आपकी विल पावर को स्टैंड कर देती है, तो आपकी काउंसलिंग के जो समरात है ना वो मेडिसिन के साथ मिलके बहुत अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को एडवाइस करें कि यार तुमने अब आधा घंटा फिज़िकल एक्टिविटी रोज़ करनी है, तो डिप्रेशन में जो बंदा होता है वो कहता है मेरे से नमाज नहीं पढ़ी जाती है, मुझे फिज़िकल एक्टिविटी कह रहे हैं। तो उन चीज़ों में जो दवाई है, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि जैसे कोई फ्लड आ जाता है, तबाही आ जाती है, तो वो तो गुजर जाता है जी, बिल्कुल। लेकिन जो उसकी डिस्ट्रक्शन होती है, जो उसने बिगाड़ किया है, तोड़ फोड़ की है, वो वंस आपको रिपेयर करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, तो यूँ समझ लें कि दवाई वो रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करती है। जी बिल्कुल। और जो बिगाड़ आया होता है एक दफ़ा वो ठीक करके बाद में प्रिवेंशन में फिर आप अपने लाइफस्टाइल पे चेंजेस लाते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं, ताकि दोबारा ऐसा ना हो। जैसे सैलाब के लिए बंद बांधते हैं कि दोबारा ना फ्लड आए। जी बिल्कुल। तो लेकिन पिछली रिपेयर ज़रूरी है। जी, डॉक्टर साहब ने बात किया है, जैसे अब मेरा भी फेवरेट टॉपिक है मेडिकेशन का। तो मेडिकेशन का ये है कि अगर आप लोग विलिंग ही नहीं है अपनी टेकन केयर करने के लिए, कुछ लोग होते हैं जो बहुत विल पावर के साथ आते हैं। मेरे पास एक डॉक्टर आए, उनको डिप्रेशन हो गया था, तो जब लोग डिप्रेशन में आए हैं उनके अंदर इतनी विल पावर थी, उनको बल्कि थोड़े से एनजाइटी के अटैक्स भी होने शुरू हो गए। आप यकीन माने कि उन्होंने विद इन लाइक 2 months 8 सेशंस में ही रिकवर्ड। तो अगर तो उनके पास, आप लोग के पास वो विल पावर है तो आप मेडिकेशन ना लें। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास विल पावर नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है नमाज भी पढ़ी नहीं जाती, बात भी नहीं की जाती है, तो इनिशियल स्टार्ट जो आपका डैमेज हुआ है, डेफिनेटली आपके ब्रेन में डैमेज हुआ है जितनी देर वो डिप्रेशन रहा है। अगर 6 महीने रहा है, साल रहा है, या वो इवेंट लॉन्ग टर्म के लिए चला है, तो आपके ब्रेन में वो जो होल्स हुए हैं उनको रिकवर तो करना है। रिकवर 2 चीज़ों से होता है। इनिशियली अगर मेडिकेशन दे तो स्टेबिलिटी आ जाती है थोड़ी सी, उसके बाद अगर आप मेडिकेशन पे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ चले गए दैन इट्स अ प्रॉब्लम। अगर आप इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलें और आहिस्ता आहिस्ता मेडिकेशन को छोड़ देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में इसके प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सफ़र कर रहे होते हैं लेकिन वो मेडिकेशन नहीं लेते हैं, उनको ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको डर ये होता है कि हम हमेशा के लिए इन दवाइयों पे पड़ जाएंगे। हमेशा के लिए दवाइयों पे पड़ने के लिए आपको एक पूरा कैलकुलेटेड, इट्स लाइक अ बिजनेस। जैसे आपने कोई बिजनेस डील की है, आपने इसको ए से लेके जी तक देखना है। आज आप साइकियाट्रिस्ट के पास गए, साइकोलॉजिस्ट के पास गए हैं, अगले 1 साल 2 साल का प्लान बनाएं कि आपने किस तरह से इस चीज़ को आगे लेके चलना है। और आपका गोल ये होना चाहिए कि आपने रिकवर करके एक नॉर्मल पार्ट ऑफ द सोसाइटी बनना है, ना कि ये कि आपने उस मेडिकेशन पे फॉर एवर रहना है। तो ये बड़ा एक थिन लाइन है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन ये समझ हमारे ले पीपल्स को आनी चाहिए, क्योंकि सफ़र आप लोग कर रहे हैं। हम डेफिनेटली जब सफ़र करते हैं बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, हम अपनी टेकन केयर इसी तरह से करते हैं। वही हम आपसे शेयर करते हैं कि किस तरह से आप स्टार्ट करें। स्टार्ट इस तरह से करें जैसे हमने आपको बताया, पहले A B C D करके, और फिर अपने ज़रूर प्रोफेशनल से हेल्प लें।
मैं आप लोगों से कहती हूँ जो लोग खुद सेल्फ डायग्नोज करते हैं मेडिकेशन, इस मेडिकेशन के बहुत नुकसान आते हैं अगर आपने सेल्फ डायग्नोज किया हुआ है। उस तरह से नहीं करें, पूछ के नहीं करें, फार्मासिस्ट के पास नहीं जाएं कि जी मैं 4 रातों से नहीं सोया, मुझे दवाई दे दें। प्लीज़, मुश्किल लगता है डॉक्टर के पास जाना, हर एक को मुश्किल लगता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के लिए टाइम निकालें और ज़रूर इस बात पर फोकस करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, एक और आपसे क्वेश्चन है कि आपके पास सक्सेस के मीनिंग क्या है, अगर एक लाइन में मैं आपसे पूछूं तो? सक्सेस के मीनिंग, देखिए, जो आप अपने आप को जिंदगी में जैसा देखना चाहते हैं, अगर तो आप ऐसी लाइफ गुजार रहे हैं जी, अब उसमें ब्रॉटअप आ जाता है, उसमें आपकी एजुकेशन आ जाती है, आपने ज़िंदगी को फ्रेम को रखा क्या हुआ है जी, तो सक्सेस तो हर बंदे की वेरी करेगी। मतलब बहुत से लोगों ने कुछ बनना सक्सेस समझ लिया हुआ है जी, बिल्कुल, बहुत से लोगों ने पैसा कमाना सक्सेस समझ लिया हुआ है जी, जैसे मैं अपना पर्सनल बता सकता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह ने जिस मकसद के लिए मुझे तख्लीक की है फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, क्योंकि ये एक लम्हा ही है ज़िंदगी, आप मुड़ के देखें पिछले साल मिलते ही नहीं है, मिलते नहीं, बिल्कुल, और आप जैसे ही दुनिया से जाते हैं आपका जिक्र आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो जाता है। जी, बिल्कुल। तो इस शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उसने मेरे लिए जो मोटिव बनाया है या मेरा कोई ऑब्जेक्टिव इस दुनिया में बनाया है, हमें वो डिस्कवर करके उसके मुताबिक अगर हम करीब करीब भी ज़िंदगी गुजार दें तो वो सक्सेस है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब अगर तरजीहात में देखें तो अल्लाह पहली तरजीह है, दूसरी तरजीह जो है वो ये है कि आप यहाँ बिनाइन रहते हुए, लोगों को सर्व करते हुए अपना सफ़र किसी तरह पूरा कर लें और आपकी ज़रूरियात भी अल्लाह पाक पूरी करता जाए, तो मैं समझता हूँ आपका जर्नी सक्सेसफुल है। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। डॉक्टर साहब, आप मुझे ज़रा बताइए आपकी लाइफ का वर्स्ट मोमेंट और आपने उसको डील कैसे किया? हाँ, मुश्किलात तो हर इंसान की, देखें ज़िंदगी तो है ही मुश्किल टास्क है ना, ये कोई आसान नहीं है। अगर आप इसको आसान समझेंगे तो कदम कदम पे मायूस होंगे, क्योंकि ये मुरक्का है, खुशी के लम्हात, गम के लम्हात, मायूसियाँ, उनसे आपने निकलते हुए बस जर्नी जारी रखना है। तो ऐसे बेशुमार मोमेंट आए हैं, लेकिन सबसे वर्स्ट मोमेंट वो होता है जब आपको अपनी बीइंग ना पता हो, आपको अपना ऑब्जेक्टिव ना पता हो। लॉसेस वर्स्ट मोमेंट नहीं होते, क्योंकि अगर आप एक चीज़ कमा रहे हैं आप दोबारा कमा लेंगे। जब आपको अपना बेमानी लगता है ना, तो तब जाके वो वर्स्ट मोमेंट होता है कि यार मैं वर्थलेस हो गया हूँ, या ये कि मैं मेरा कोई आगे ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारे डिप्रेशन में बंदा सुसाइड कब करता है? उसी वक्त करता है ना जब वो इतना वर्थलेस फील करता है कि मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है, मैं इन लोगों पे भी बोझ हूँ, इस ज़मीन पे भी बोझ हूँ, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार हूँ, तो मुझे मर जाना चाहिए। या उसको इतनी अजियत हो रही होती है कि वो उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा होता। कितना मुश्किल डिसीजन है, कितना मुश्किल डिसीजन है। बंदा उस एगनी को फील करे तो झुरझुरी आ जाती है कि यार वो किस हाल से गुजर रहा होगा। तो उस हाल से रोकने के लिए ही सारी हेल्प मौजूद है। मेरा ऐसा कोई इतना वर्स्ट मोमेंट आया नहीं है, मुश्किलात आती रही हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही डिसहार्ट होकर उसको कहूँ कि बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ऐसा हुआ नहीं है कभी। डॉक्टर साहब को लगता है साइकेट्री का ये तो फ़ायदा हुआ कि प्रॉब्लम्स आई, इनको प्रॉब्लम्स को डील करना आता है। ज़िंदगी में इसी तरह से लम्हे आते हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन इंसान इससे निकलता जाता है। बात ये होती है कि उन लम्हों में हमने सीखा क्या है, हमने किया क्या है, अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें क्या दिया था, हम किस डायरेक्शन में चले गए हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी ज़िंदगी के जो भी मुश्किलात के लम्हे थे उनको पॉजिटिव साइड पे रखा, पॉजिटिव चीज़ों को सोचा और पॉजिटिव किया है, क्योंकि इन्होंने देखा है कि ये ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी का जो मकसद है इस दुनिया में, ये आए क्यों है। अब बात यह है कि डॉक्टर साहब एक ह्यूमन बीइंग है, हम सारे वो ह्यूमन बीइंग है। डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला ने एक चांस दे दिया, ही इज़ बिकमिंग अ डॉक्टर। आप हैं, हम लोग हैं, हम लोगों की सबकी एबिलिटी इक्वल पास होती है। ऐसा नहीं होता कि एक इंसान बहुत ज़्यादा और एक बहुत कम है, वो बहुत कम लोग होते हैं। तो डॉक्टर साहब ने ज़िंदगी में जो अपनी सक्सेस की है, जो चीज़ें देखी हैं, उसमें सबसे जो बेसिक पॉइंट हमें मिलता है वो ये है कि इन्होंने शुरू से जब इस चीज़ को लेके चले हैं अपनी ज़िंदगी के मकसद के, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। सूरत रहमान में जैसे आता है कि अल्लाह ताला ने अपना बेहतरीन नाम हमें बताया रहमान, बेहतरीन बुक बताई कुरान, बेहतरीन तरीका बताया बयान,
कम्युनिकेट करना एक दूसरे के साथ, लोगों को बताना, अच्छी बातें बताना, और सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो इंसान है। कैसे हो सकता है कि हम इस दुनिया में आए हैं और कुछ किए बगैर चले जाएं और हमारा मकसद ना हो? ऐसा तो नहीं, हम जानवर तो नहीं हैं, हम चींटियाँ तो नहीं हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, जिस पे अल्लाह को भी फ़ख्र था जब अल्लाह ने इंसान को बनाया था। तो अल्लाह की ज़ात ने जिस मकसद के लिए हमें बनाया, कम्युनिकेट करना, हेल्प करना, अल्लाह ताला ने अगर आपको ये कुव्वत दी है दूसरे की हेल्प करने के लिए, जब ये आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली दिल में सुकून आता है। वो जो मुश्किल लम्हे हैं वो हर एक ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन वो आपके लिए कितने आसान हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे लगता नहीं है कि मुश्किल लम्हे मेरी लाइफ में आए हैं, ऐसी ही जैसे इनकी ज़िंदगी होगी, बहुत कुछ लोगों की ज़िंदगी में वो लम्हे आए होंगे और वो सुसाइडल तक पहुंच गए होंगे। आप सुसाइडल देखेंगे, देयर इज नो एनीथिंग बिग, स्टार्ट स्मॉल से होती है, स्मॉल से स्टार्ट होते 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 इतनी बिग हो जाती है कि इंसान सबसे खूबसूरत चीज़ अपनी ज़िंदगी, अपनी जान को ले लेता है। और इंसान को ये चीज़ की समझ नहीं होती है कि किस तरीके से मैं उस खूबसूरत चीज़ को किल कर रहा हूँ जो कि अल्लाह ने अपनी बेहतरीन तख्लीक से उसे पैदा किया है। मेरा ख्याल है उसकी वजह भी यही होती है कि बहुत सी चीज़ें अगर आप अनरिजॉल्व छोड़ दें ना, कॉन्फ्लिक्ट्स, तो वो बढ़ते जाते हैं जी। इसीलिए अर्ली जो हेल्प है वो सीख करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो बिहेवियर में, इमोशंस में, थिंकिंग में, और आप पहले जैसा खुद को फील नहीं कर रहे और आपकी प्रोफेशनल लाइफ या आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो आपको फौरन हेल्प सीख करनी चाहिए कि ये क्यों है, मैं तो ऐसा नहीं था, अब मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ। तो अगर आप अपने आप पे नज़र रखें और आप अपने बिगाड़ को वक्त पे आप आइडेंटिफाई कर लें जी जी, तो उसके लिए हेल्प मौजूद है जी। बिल्कुल। तो आप प्रोफेशनल्स के पास जाएं। ये जो होता है ना कि मैं दवाई खाऊं ना खाऊं, भाई आप प्रोफेशनल के पास जाएं, लेट देम डिसाइड कि आपको कितनी ज़रूरत है, कितने अरसे के लिए ज़रूरत है। लाइक अब ट्यूबरकुलोसिस की है वो 11 मंथ्स दे रहे हैं आजकल, तो इसी तरह इसमें अगर आपकी मस के मुताबिक वो 6-8 मंथ्स कहते हैं अगर आपको, तो यू शुड फॉलो जी। बिल्कुल। इसी तरह आप साइकोलॉजिस्ट को वो आपको रेफर करते हैं कि भैया आप अपने जो है ना स्ट्रेसर आइडेंटिफाई करें, उनको रिजॉल्व करना सीखें ताकि फ्यूचर में आप प्रिवेंट हो सकें और अपने सपोर्ट सिस्टम ढूंढें अपनी लाइफ में जी। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपको बेहतर इंसान रखती हैं और आप अपना उसी तरह सफ़र आसानी से जारी रखते हैं। आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बेहतर रहते हैं, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, दोस्त हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, तो वो इतना डिस्टर्ब नहीं होती है अगर आप अर्ली हेल्प सीख कर लेते हैं इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट। जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे अनरिजॉल्व ट्रॉमास होते हैं। अनरिजॉल्व ट्रॉमास जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं टू एड्रेस देम इन अ दैट वे। अगर आपने नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। मुझे अभी तक याद है कि एक दफ़ा मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि ये एक मीट ला दें और मेरे घर छोड़ दें। आई वॉज डायरेक्टर एट दैट टाइम। तो उन्होंने कहा जी, वो गोश्त लेके गए और घर देना भूल गए। अब वो मेरी ऑफिशियल गाड़ी थी तो अपनी गाड़ी में लेके घर चली गई, मैं भूल गई। 2 दिन के बाद मैं आई तो मैंने देखा कि इतनी स्मेल थी उस गोश्त में से, इतनी डॉक्टर साहब स्मेल थी कि वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस स्मेल को कैसे ख़त्म करूं। अब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, धुलवाया, किया, लेकिन वो स्मेल 2 साल तक मेरी जान नहीं छोड़ी। इसी तरह से अनरिजॉल्व ट्रॉमास होते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई इवेंट आया है, जब तक उसको साफ़ नहीं करेंगे, आप दराज में छुपा देंगे, लेकिन वो स्मेल देगा। जो ही आप ज़िंदगी में डील करने की कोशिश करेंगे वो स्मेल देगा। एक मेरे पास पेशेंट आई तो वो मुझे कहती है, वो सेक्सुअल अब्यूज़ की पेशेंट थी, तो वो कहती है डॉक्टर साहब जिसने मुझे अब्यूज़ किया था वो दुनिया से जा चुका है, मैंने उसको माफ़ कर दिया, वो बात ख़त्म हो चुकी। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती, मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ कि इस वक्त मुझे ये इश्यूज़ हैं। वो जब कोई सेक्सुअल मूवी देखती थी तो शी बिकम लाइक हाइपर और अपनी बच्चियों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव थी। इसका मतलब ये था कि वो ट्रॉमा तो था, ट्रॉमाटाइज थी, लेकिन सारी ज़िंदगी उसने इसी डर के अंदर वो प्रोग्रेस नहीं कर पाई। उसके अपने हस्बैंड से रिलेशनशिप ठीक नहीं हो सकी, तो उस वजह से अगर वो उसी वक्त डील कर लेती वो बेटर था, रादर देन दैट कि जो लेटर ऑन सारी ज़िंदगी उसने सफ़र की। और जो बच्चे हैं, आपके बच्चे, आपको लगता है आज चुप हैं, बात नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, कोई उनकी ज़िंदगी में चेंज आए, आप लोगों की ज़िंदगी में चेंज आया है, तो आपको चाहिए कि फ़ौरन प्रोफेशनल हेल्प लें। आज आपको ज़रूरत होगी 6 सेशंस की, लेकिन आज से 25 साल के बाद आपको पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। आप साइकोलॉजिस्ट के साथ आपकी शादी हो जाएगी, आप छोड़ नहीं पाएंगे, ऐसी शादी होगी जिसको छोड़ नहीं पाएंगे। तो जितनी जल्दी आप लोग इस चीज़ को, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें प्रोफेशनल्स के साथ और अनरिजॉल्व ट्रॉमास को सॉल्व करें एट द फर्स्ट पॉइंट। अगर आप
6 महीने से ज़्यादा, 7 महीने से ज़्यादा लेंगे तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। 6 मंथ तक वो जो एक ट्रॉमा आपकी लाइफ में होता है वो आउटर सरफेस पे रहता है, वो आपसे क्राई करता है, बच्चे क्राई करते हैं, हम क्राई करते हैं, हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए करते हैं, लेकिन जब दूसरों को फील नहीं होता, लोग समझते हैं ये बंदा मूव ऑन कर गया है। एक्चुअली बात ये होती है कि वो फ्रोजन मेमोरी में चला जाता है। वो जो फ्रोजन पार्ट होता है वो फिर स्टिंग करता है, वो आपको तंग करता है, क्योंकि एक वक्त में एक ही तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरॉन्स वेट होते हैं, उसी जगह पे होते हैं। अल्लाह ने स्पेसिफिक जगहों पे स्पेसिफिक चीज़ें बनाई हुई हैं, वो फिर आपको वो डिस्टर्ब करता है। अगर आप कामयाब डॉक्टर हैं, कामयाब बिजनेसमैन हैं और आपको लगता है कि ये इवेंट आप पे इफेक्ट नहीं करेंगे, ये धीमक की तरह आपको आहिस्ता 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 खाते जाएंगे और एक दिन वो दरख्त जो है बड़ा खड़ा है, लकड़ी खाली थी उसमें और गिर जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी आप अर्ली इंटरवेंशंस कर सकें, हेल्प लें। अब तो देखें पूरी दुनिया इस पे मुत्तफिक है कि देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। एग्जैक्टली। और मेंटल हेल्थ क्या है? आपके सोचने का अच्छा अंदाज, आपके बिहेव करने का अच्छा अंदाज, लोगों से बर्ताव कैसा है आपका, आप रिएक्ट कैसे करते हैं, आप स्ट्रेस को कैसे देखते हैं, आप खुश कैसे रहते हैं, ये सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ हैं। अगर तो इसमें सारी नॉर्मेलिटी आप लेके कैरी करके चल रहे हैं तो चलते रहें, बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपको मुबारक करे। लेकिन जहाँ आपको प्रॉब्लम आता है और आप फंस जाते हैं तो उसको फिर नज़रअंदाज ना करें, अपने आप से प्यार करें, अपना ख्याल करें और ये जो आपके महसूसात हैं, आपका बिहेवियर है, इसको प्रायोरिटी दें। हम सिर्फ बाकी आउटर वर्ल्ड को प्रायोरिटी देते हैं और अपने आप को आखिर में रखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसे होता है, एक दुख के लम्हात होते हैं, एक खुशी के लम्हात होते हैं। आपको शेयर कर सकते हैं कि कोई बहुत खुशी का लम्हा आपको मिला जो आप बहुत खुश हों, और दूसरी बात ये कि खुशियों को आप सेलिब्रेट कैसे करते हैं? जो आप जिस इनर खुशी की बात कर रहे थे उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं? देखें, वो जो इनर खुशी मैं बता रहा था वो तो एक तमानियत है, वो तो रात को जैसे औस पड़ती है, उसमें कोई खप रौला पार्टी नहीं होती, वो तो औस की तरह मध्यम मध्यम आपको मुतमिन करती है। जी बिल्कुल। तो ये वाली जो रियल खुशियाँ होती हैं ये पार्टी वाली नहीं होती, वो तो खुद उल्लू बनाने वाली होती हैं कि जी आपने सेलिब्रेट करना है, हाहू करनी, 4 घंटे बाद आप पहले से पार्टी के बाद पहले से ज्यादा तन्हा बैठे होते हैं। जी जी। खाली सिनेमा में एक बंदा बैठा हो, फिल्म बंद हो, तो क्या हाल होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसा हो जाता है बंदा। जी। तो इसलिए मेरी ज़िंदगी में तो जो खुशियाँ आती रही हैं, तमानियत आती रही है, वो धीरे धीरे ये जो मैं बता रहा हूँ, लोगों को सर्व करना, चैरिटी करना या अपने मुताबिक सही करना, कुछ भी, तो वो आपको एक परफेक्शन देता है कि यार मैं ऐसा करना चाह रहा था और आज मैंने ऐसा कर दिया है। तो ये डे टू डे खुशी समेटने वाली बात है। इसी तरह जो बहुत ज़्यादा आप दुख और गम कह रहे हैं, वो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, आप अपना काम सही कर रहे हैं, आप लोगों पे उतना रिलाय नहीं कर रहे, उतना रिलाय तो खैर नहीं, मतलब बैंक नहीं कर रहे, उन पे डिपेंड नहीं कर रहे, और अल्लाह ने आपको जो एक मोटिव दिया है या आपके समझ ने आपको समझाया है कि भाई तुमने इस तरह से ये चलते जाना है, ये तुम्हारी ड्यूटीज़ हैं और आप कर रहे हो, बस आप मुतमईन हो। आप अगर ये समझते हैं कि आपने दुनिया में कोई बहुत बड़ा इनकलाब लाना है और आपने कुछ ऐसा करना है, तो फिर शुरू से ही आपको कोई उस लाइन पे चलना चाहिए। अगर आप वर्ल्डली लाइफ में आम, जैसे हम सारे आम बंदों की बात करें, तो उनकी ज़िंदगी में वही 4-5 स्टेजेस हैं, पढ़े लिखे, प्रोफेशनली कुछ बने, शादी की, बच्चे किए, शादियाँ की, इतनी देर में पता चलता है टाइम खत्म हो गया। तो ये सारे प्रोसेस करते हुए अगर आप रोज़ उसी लाइन पे अपने आप को जज करते रहें कि यार मैं ये सफ़र तो वही है जो करोड़ों बंदे कर रहे हैं, लेकिन इसको मैं अपने तरीके से करता जाऊं ताकि डेली बेसिस पे मुझे वो तमानियत मिलती जाए और मेरा एक दिन जो आज अच्छा गुजरा है, मैं कल ये सोच के फिर सो जाऊं कि इंशाल्लाह कल भी अच्छा गुजरेगा। डे टू डे जीता हूँ। वेरी गुड। तो फिर गुजारा हो रहा है। जी, खुशियाँ होती हैं, गम आते हैं, खुशियों को डील करने का आपका तरीका होता है, एक डॉक्टर साहब ने तरीका बताया है, इसी तरह से गम को डील करने का तरीका होता है। हम लोग ये सोचते हैं कि सेलिब्रेशन करेंगे, बड़े बड़े फंक्शन करेंगे, ड्रंक होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मैंने जितने लोगों में एडिक्शन में भी काम करती हूँ, तो लोगों ने मुझे ये बताया है कि जूँ ही बंदा पार्टी से वापस आता है, ड्रिंक बहुत करता है, उससे बाहर निकलता है तो दिल और बैठ जाता है। ये तो उन ले पीपल की बात है। अब जब हम न्यूरो साइंसिस की बात
बात करते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर जो ट्रॉमा की वजह से जो होल बना होता है वो ज़्यादा बिगर हो जाता है जब आप इन चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं। मुझे खुशी नहीं मिली, मैंने शराब पीनी शुरू कर दी। मुझे खुशी नहीं मिली, मैंने ड्रग्स लेनी शुरू कर। मुझे खुशी नहीं मिली तो मैं, चूँकि फ़लाँ लड़की ने फ़लाँ लड़के ने मेरे साथ बेवफाई की थी, मैंने उनके साथ बेवफाई करनी शुरू कर दी। ये आपकी प्रॉब्लम्स का हल नहीं है। प्रॉब्लम का हल ये है कि थिंक करें, सोचें, बैठें, पॉज दें अपनी लाइफ में और सोचें कि आपने क्या करना है। अगर आपको अपनी खुशियाँ और अपने गम सेलिब्रेट करने आ गए तो आप ज़िंदगी में जीना सीख जाएंगे। ना गम में, जैसे डॉक्टर साहब अभी आप कह रहे थे कि ना गम में इंसान इतना घुल जाए, जैसे इन्होंने कहा कि मैं लोगों पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, रिलाई तो करता हूँ, लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, इनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं एंड ही इज़ लाइक अ काइंड ऑफ माई मेंटोर। तो मुझे इनसे बहुत कुछ लर्न करने को मिला है कि इनके रिलेशनशिप तो अच्छे हैं, लेकिन बात यह है कि इनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है बहुत ज़्यादा लोगों से। इससे क्या होता है, जब एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से, आपको तकलीफ होती है, आपको दुख होता है। आप देने वाले बने, लेने वाले ना बने। जो हाथ इस तरह से होता है वो हमेशा डिग्निटी लेके आता है, इंटीग्रिटी लेके आता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आता है, और अल्लाह को ये वाला हाथ बहुत पसंद है, वो चाहे पैसे में हो चाहे इमोशंस में हो। तो आपको दूसरों पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में देखना चाहिए, लेकिन दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको फिर जब थोड़ा सा भी कोई करता है तो आपको बहुत मज़ा आता है। जब हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं फिर हम देखते हैं अच्छा आज इसने मुझे ये दिया, कल मुझे ये करे, इससे करे, इससे करे, क्योंकि इंसान की जो वो घोड़ा है ना, वो आपकी ख्वाहिशात का वो रुकता नहीं है, वो रुकता नहीं है, वो हमें खींचता 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 आगे तक ले जाता है। तो हमें अपने आप को महदूद करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस लामहदूद दुनिया में हमें उस महदूदियत के साथ पैदा किया है। उसी जबिल्लत को काबू करना ही तो इंसानियत है। और उस जबिल्लत में लालच है, नफसानी ख्वाहिशात हैं, इसी तरह के सारे नेगेटिव इमोशंस हैं जी। तो जो बंदा उनको कंट्रोल करके ज़िंदगी गुजारता है वही विक्ट्री लेता है ना जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल। अगर हम उसको खुला छोड़ देंगे फिर हम जाहिर है लालच में भी पड़ेंगे, दूसरे का हक भी मारना हमें बुरा नहीं लगेगा। फिर तो हम सिर्फ अपनी दौड़ देखेंगे कि मैंने ये लेना है, वो सही तरीके से मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो तरीका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने गोल तो रखा हुआ है, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए जो प्रॉपर सही तरीका है सिर्फ वो अडॉप्ट करें। आप ये नहीं कि उसी के पीछे और सही गलत की तमीज़ भूल जाएं। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया। दिल तो इतना चाह रहा है, इतने टॉपिक्स हैं आपसे बात करने के लिए। एंगर पे सोच रही थी, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आपको बुलाएंगे। मैं बहुत सारी बातें आपसे करना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छी हमें बताया अपने बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, सबको लर्न करने का मौका मिला। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं और आपसे क्वेश्चंस करूंगी। अभी हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है जिसमें मैं आपसे थोड़े से रैपिड क्वेश्चन करूंगी, जिसमें आपने सोचना भी नहीं है और फौरन जवाब देना है। फिर आपको गिफ्ट मिलेगा, वरना मैं खुद घर ले जाऊंगी ये गिफ्ट। तो अच्छा, मुझे मिला भी तो मैं पेश कर दूं। जी ठीक है, देखिए ना डॉक्टर साहब की बात है, ये गिफ्ट वापस मेरे पास आ रहा है फिर। तो डॉक्टर साहब क्वेश्चन है आपसे, लोनली मोमेंट्स, एक वर्ड आपने बोलना है। जब मैं अपने साथ नहीं होता। 15 साल के बाद आप क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में, अगर आप दुनिया में हैं या नहीं हैं, लोग क्या बोलेंगे आपके अपने थॉट? बंदा ठीक था। आप दूसरों के लिए फर्स्ट इंप्रेशन आपका क्या होता है कि एक बंदा तो यही कि मेरे से बहुत बेहतर है ये जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी आपको वो फीलिंग, गुस्से की फीलिंग आती है, तो आपको जब वो गुस्से की फीलिंग आती है कितनी जल्दी आप रिकवर करते हैं उस गुस्से से? चंद मोमेंट्स लगते हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितना टाइम लेते हैं आप? 4 to 5 मिनट। अगर इंसान को एक्सप्लेन करना हो एक वर्ड में तो आप क्या कहेंगे? मुशीयत रब्बी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे आंसर दिए। ये गिफ्ट आपके लिए, इसको लीजिएगा क्योंकि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे आंसर दिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया हमें डॉक्टर साहब से बातें की। बहुत कुछ लर्न करना है, क्योंकि साइकेट्री और साइकोलॉजी में बहुत सारे लोगों की तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं। तो हम डॉक्टर साहब को दोबारा भी इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत सारे सवालात के साथ, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन मिल सके। हमारा काम है जो हमारे पास नॉलेज है वो हम आपको देते हैं। आप लोग मेरी वीडियोज़ देखते रहिएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो क्वेश्चन आप लोगों को हो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। कोई टॉपिक आप चाहते हैं, डेफिनेटली वी विल डिस्कस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।